नानी आमना बीबी भी जन्नती रूह थीं। नाना के इंतकाल के बाद वो खानदान की बड़ी थीं। अक्सर खानदानी फैसले नानी ही करतीं। नानी की तीनों बेटियां उन्हें माँ जी और बाकी सारे रिश्तेदार बीबी जी कहकर मुखातिब करते। नानी अब्बू जी की सगी खाला होने के साथ साथ सगी चची भी थीं। मेरे दादा और मेरे नाना दोनों सगे भाई थे। नाना फौज से सूबेदार रिटायर्ड हुए थे। अपनी तीनों बेटियों की शादी नाना ने अपनी जिंदगी में ही कर दी थी। खालू तलत थानीदार थे तो खालू रशीद वकील। दोनों का जन्म जन्म का बैर था। जब अम्मी और अबू की शादी हुई तो दादा की आजम मार्केट में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और हमारे हालात खानदान में सबसे बेहतर थे। अब्बू ने उस जमाने में एक लड़के को झगड़े में गोली मार दी थी। फिर क्या था, आधी कमाई थानीदार खा गए और बाकी आधी वकील। खालू तलत खालू रशीद की बात नहीं कर रहा, ये साहिबान और थे। दादा सदमे से चल बसे। कपड़े की दुकान निलकियों और बटनों की दुकान में बदल गई। हमारे घर का बिटवारा हो गया। ताया साजिद और फुफूना सिर्रा इस सब का कसूरवार हमेशा अब्बू को ही ठहराते। उनकी बात एक हद तक ठीक भी थी। हमारा खानदान फरोख्त हो गया। हम लोग किराए पर आ गए। ताया को उनके साले ने सऊदीया बुला लिया। देखते ही देखते ताया साजिद तरक्की करने लगे और उनके घर के हालात बेहतर हो गए। ताया ने सऊदीया की कमाई से 2 घर बनाए। एक बहुत अच्छी हालत का था और दूसरा घर के नाम पर धोखा। वो धोखा ताया ने हमें रहने के लिए किराए पर दे दिया। अब्बू इस बात पर भी ताया जी के मशकूर थे और अम्मी उनसे भी ज्यादा। ताया जी के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी बेटी की शादी उन्होंने कर दी थी अपनी साली के बेटे से और आरफा की मंगनी भी उसी घर में हो चुकी थी। आरफा से मेरी खूब बनती थी, हालांकि वो मुझसे कोई साल भर बड़ी थी। फूफू नासरा सब्बी में रहती थीं, वो बेऔलाद थीं। वो सालों बाद कभी कभार ही लाहौर आती। महरूज, मुझे दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, तुम अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। सालिम, रक्षा महंगा पड़ेगा। वेगनों में कहाँ धक्के खाते फिरोगे वेस्पा, ठीक है। इससे पहले कि अब्बू ये कहते अपने ताया का वेस्पा ले आओ, मैं खुद ही जल्दी से बोल पड़ा। अब्बू, मैं नबील की मोटरसाइकिल ले आता हूँ। ताई जी को मैं कभी भी एक आंख ना भाता। ताई जी की जली कटी सुनने से बेहतर था वेस्पा की बजाय नबील से मोटरसाइकिल ही मांग ली जाई। हॉस्पिटल पहुंचा तो नानी की हालत काफी बेहतर थी। अम्मी को भी अपनी माँ को देखकर सुकून मिल गया था। मेरी मुश्ताक निगाहें इर्द गिर्द किसी को तलाश कर रही थीं। नानी और मासी ने मेरी बेचैनी भांप ली। मासी अम्मी को लेकर बाहर चली गई और नानी अपनी तकलीफ भूलकर फौरन मुझसे मुखातिब हुईं। तुमने देर कर दी। कॉलेज से सीधी आई थी, अभी अभी निकली है। तब फिर कॉलेज के बाद आएगी। दुआ करो मुझे कल तक छुट्टी ना मिले। नानी ने मासूम बच्चे की तरह सारी खबर सुनाई थी। मेरी बिस्मा से मुलाकात ना होने का मुझसे भी ज्यादा अफसोस नानी को था। आज नानी को याद करता हूँ तो नानी की मासूम बातों पर भी प्यार आ जाता है। मैंने बिस्मा से मुलाकात के लिए अगले दिन अपने कॉलेज से छुट्टी की। अपनी सबसे अच्छी पैंट शर्ट और कोट पहना जो सब मुझे तोहफे में मिले थे। साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल पर सीएमएच जाने का फैसला किया। जब मोटरसाइकिल मांगने के लिए नबील की दुकान पर पहुंचा तो पता चला मोटरसाइकिल और नबील साहिब दोनों ही दुकान से गायब हैं। इतनी अच्छी पेंट शर्ट, ऊपर से कोट, हाथ में कैसियो की डिजिटल घड़ी, मैं साइकिल चलाता हुआ अच्छा लगूंगा। दिल में ख्याल आया, जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 40 रुपए निकले। आरफा याद आ गई। आरफा मेरे ताया की बेटी। उसके 2 ही शौक थे, अच्छे कपड़े और अच्छी खुराक। खा खा के वो काफी मोटी हो गई थी, फिर भी दिखने में अच्छी थी। गोरी चिट्टी गोल मटोल, पढ़ने में एकदम नालायक। मैट्रिक में 3 बार फेल होने के बाद उसने खुद ही तालीम को खुदा हाफिज कह दिया था। ताया के घर पहुंचा तो ताया ताई तो आरफा के ससुराल गए हुए थे। उन्हीं आरफा के मंगेतर तनवीर ने बुलाया था। आरफा भी मेरे ठाठ देखकर दंग रह गई। ओए, मतलबी आदमी, कैसे हो? आरफा ने घर का दरवाजा खोलते ही कह दिया, ताई घर पर है, आ जाओ आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। आरफा अंदर जाते हुए बोली। मैं उसके पीछे हो लिया। मैंने चलते चलते ही आने की वजह बयान कर दी। वो आरफा, मुझे 200 रुपया उधार चाहिए था, पहले कितने हैं? आरफा ने रुककर मजे से पूछा था। 1900। मैंने फुट से बता दिया। आरफा मुस्कुराते हुए कहने लगी, हो तुम ईमानदार।
ये बोलकर वो कमरे में गई और 200 रुपए लाकर मेरी हथेली पर रख दिए। मैंने अपनी कोट की आस्तें ऊपर करके उसकी दी हुई घड़ी उसे ही दिखाई। वो मुस्कुरा दी। मैं जल्दी से पलटा। उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ओए, आज इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? CMH पिसामा से मिलने। मैंने आरफा को देखे बगैर चलते चलते ही जवाब दिया था। 240 रुपए में से 7 रुपए किराया लग गया। मैं 2 वीगने बदलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा तो नानी सूई हुई थीं। मासी ने मुझे देखा तो कहने लगी, महरूज बेटा, तुम माजी के पास बैठो, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। मासी नमाज पढ़ने चली गई। चंद मिनट बाद एक नर्स ने मुझे आकर मुखातिब किया, बाजी किधर गई हैं? मासी तो नमाज पढ़ने गई हैं। अच्छा ऐसा करें, ये 2 इंजेक्शन हैं। इस वक्त ये हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं हैं और ये लगाने भी अभी हैं। आप ये बाहर से ले आएं। नर्स ने मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी। मैंने परेशानी से नर्स की तरफ देखा। आप इंजेक्शन ले आएं, मैं इधर ही हूँ। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने फार्मेसी से वो दोनों इंजेक्शन लिए। बिल पूछा तो काउंटर पर बैठे हुए उम्र रसीदा शख्स ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए बताया, 230 रुपए। मैंने अपनी जेब से 230 रुपए निकालकर उसे थमा दिए और भागता हुआ वार्ड की तरफ लौटा। मेरे कोट की जेब में पड़े हुए 3 सिक्के उछल उछल कर एक दूसरे से टकरा रहे थे। वापस लौटा तो 2:30 बज चुके थे। CMH में लवाहिकीन 2 से 4 अपने मरीजों की इयादत कर सकते हैं। नानी बेड की बैग से टेक लगाए हुए बैठी हुई थी। बिस्मा नानी को यखनी पिला रही थी और उसकी कज़न और सहेली मुंह में स्ट्रा लगाए आम के जूस के मज़े लौट रही थीं। बिस्मा को देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बिस्मा ने भी मुस्कुराते हुए एक नज़र मुझे देखा। मैं चलता चलता उनके पास पहुंचा। बिस्मा ने नानी का मुंह साफ किया और यखनी वाला टिफ़िन का डब्बा साइड टेबल पर रख दिया। महरूज भाई, इस्लाम लेकुम, बिस्मा की सहेली निदा ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अलबत्ता बिस्मा की कज़न सुंदुस के तेवर कोई इतने अच्छे न थे। नर्स मुझे देखते ही जल्दी से मेरे पास आ गई। ले आए आप इंजेक्शन? मैंने जवाब नहीं दिया और वो पैकेट ही उसके सामने कर दिया। उसने गौर से इंजेक्शन देखे, फिर उन्हें नानी की ड्रिप में सिरिंज की मदद से डालने लगी। इतने में मासी भी वापस आ गई थीं। आपके इंजेक्शन अभी तक आए नहीं? मासी ने रोखे लहजे के साथ नर्स से पूछा। आए होते तो मंगवाती क्यों? बाजी, बाजी रश तो कम करवाएं। नर्स ने मुंह बनाते हुए मासी से कहा था। बिस्मा, सुंदुस को मेरे पास रहने दो। तुम तीनों बाहर लॉन में जाके बैठो। चाची, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। सुंदुस ने एक लख्त जवाब दिया। ठीक है, तुम भी जाओ। सबसे पहले सुंदुस ही बाहर की तरफ लपकी। उसके पीछे निदा, फिर बिस्मा और सबसे पीछे मैं था। महरोज, बात सुनो। मासी की आवाज़ पर मैं रुक गया। मासी ने पर्स से 100 के चंद नोट निकाले और मेरी तरफ चल पड़ी। मासी से पहले सुंदुस मेरे पीछे खड़ी थी। महरोज, ये पैसे रख लो। ये क्यों दे रही हैं आप? मैंने फौरन पूछा। 250 के तो इंजेक्शन ही आए होंगे। चाची, रहने दो, इसकी भी तो नानी लगती है। सुंदुस ने तबसरा किया। महरोज कौन सा अभी कमाता है? महरोज नहीं कमाता, इसके अब्बू तो कमाते हैं। उस दिन से सारा खर्चा मेरे चाचू जी का हो रहा है। सुंदुस ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मासी के चेहरे के खुदू खाल बदल गए। इससे पहले कि वो सुंदुस को कुछ कहती, बिस्मा जल्दी से नानी के बेड के पास गई और नानी का पर्स उठा लाई और सुंदुस को दिखाते हुए बोली, नानी एक सूबेदार की बेवा है। उनका इलाज मुफ्त हो रहा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत खर्चा हुआ भी है तो वो नानी ने खुद ही किया है। नानी हम पर बोझ नहीं है, नहीं अपनी दूसरी बेटियों पर और न ही अपने दामादों पर। बाजी, बच्चियों से कहें ना, हिसाब किताब बाहर जाकर कर लें। हमारी नौकरी का मसला है। एक सीनियर नर्स ने बड़ी आजिज़ी से कहा। मासी ने बिस्मा को आंख का इशारा किया। बिस्मा अपना गुस्सा पी गई और सबको बाहर लेकर चली गई। बाहर हम चारों ही उल्लुओं की तरह दिन में एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बहुत भूख लगी है, सुंदुस ने खामोशी तोड़ी। मुझे भी, निदा ने भी अपना पेट पकड़कर कहा था। बिस्मा ने निदा को घूरी डाली। उसे क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? सुबह का नाश्ता क्या हुआ है? एक डब्बे वाला जूस पीने से पेट थोड़ी भरता है।
इससे पहले कि बिस्मा कुछ कहती, सुंदुस ने सारे हालात वाकयात खुद ही बयान कर दिए थे। ठीक है, घर जाके ही कुछ खा लेंगे। निदा ने बिस्मा की खातिर अपनी भूख ही मार ली थी। मैंने चुपके से बिस्मा की तरफ देखा, जो पहले ही चोरी चोरी मेरी तरफ देख रही थी। सुंदुस की निगाहें हीर रांझा वाले कीदो की तरह हमारी निगरानी कर रही थीं। कीदो से याद आया, मैं मैट्रिक में पढ़ता था। हमारे हेडमास्टर यूसुफ साहब बड़े ही भले आदमी थे। वो मैट्रिक के तालिबे इल्मों को हर साल बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले रात को स्कूल की बिल्डिंग में मुफ्त पढ़ाया करते थे। हमारे मैट्रिक के एग्जाम को 1 हफ्ता रहता था। फरवरी की एक सर्द रात थी। रियाजी पढ़ाने के बाद छुट्टी से पहले मास्टर साहिब ने हमें खुद के लिखे हुए पंजाबी के चंद अशार सुनाए, जिनमें हीर रांझा का तस्करा भी था। स्कैरी सुनाने के बाद सर ने ऐसे ही पूछ लिया, आप लोगों का कीदू के बारे में क्या ख्याल है? सर अपनी छुड़ी से हर लड़की की तरफ इशारा करते, वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर एक जुमले में कीदू के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करता और फिर बैठ जाता। कीदू बड़ा बेगैरत था जी। सर जी, वो भंग भी पीता था। मोहब्बत करने वालों का दुश्मन था सर जी। उसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसीलिए तो उसकी शादी नहीं हुई थी। सर समेत सब लड़के हंस पड़े। कोई लड़का भी कि 2 कौवाछे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने को तैयार ना था। ऐसे लंगड़े भंगी को कौन अपनी लड़की देता? जो कुछ उसने किया, मैं तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता। एक लड़का जारेहाना अंदाज में बोला। शुक्र है वहां केदो नहीं था। उसका गुस्सा देखकर लगता था, अगर केदो उस वक्त वहां होता तो मेरा क्लास फेलो ये कर भी गुजरता। मोहब्बत करने वालों का कातिल था। सीधी सी बात है सर जी, वो सीडिया था, मेरे साथ बैठे हुए लड़के ने कहा। सर ने अपनी छिड़ी मेरी तरफ तान दी, जैसे एक नाली शिकार पर तानी जाती है। मैं खड़ा हो गया। सर ने मुझे आंखों से बोलने का इशारा किया। सर जी, मेरे नज़दीक कीदो एक गैरतमंद शख्स था। क्लास के तमाम लड़कों ने गर्दन मोड़कर मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कुछ की आंखों में खून भी उतर आया था, जैसे कि उनकी गैरत का मामला हो। मैंने घबराकर सर जी की तरफ देखा, जो मुझे संजीदगी से देख रहे थे। सर ने मुझे मुखातिब करके पूछा, बस या और भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर जी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने सीना चौड़ा करके जवाब दिया। सर ने फिर से अपनी आंखों से इशारा किया कि मैं बोलूं। हेर कीदो के घर की इज्जत थी। कोई भी गैरतमंद आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक कामा मालकों की बेटी से रंगरोलियां मनाता फिरे? हम में से अगर कोई भी कीदो की जगह होता तो वो वही करता जो कीदो साहब ने किया। कीदो मोहब्बत का दुश्मन नहीं, गैरत की अलामत है।